हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। आपका ग्रो ऑफ फार्मा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी पीवाईक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का एक छोटा सा टॉपिक बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जीपैट में थोड़ा कम क्वेश्चन आते हैं, नाइपर में कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ के आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल है, तो हम लोग देखेंगे। आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे टाइट्रेशंस के बारे में। ठीक है, सॉरी, टाइट्रेशन तो हो गया, टाइट्रेशन हमने कर रखा है। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आज हम लोग बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी के बारे में। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, टाइट्रेशन तो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे है, जाके देख लो। क्रोमेटोग्राफी में आज हम लोग देखेंगे कि क्रोमेटोग्राफी के कितने पीवाईक्यूज हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग आज सॉल्व कर लेंगे इसको फटाफट से। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन 17 का है कि क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स such as gas chromatography and liquid chromatography are not appropriate for the separation of amino acids because। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि जो हमारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स होंगी, चाहे वो जीसी हो गया या लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गया, अब लिक्विड में आपकी एचपीएलसी भी आ जाएगी, कोई भी हो, तो वो हमारी अमीनो एसिड को सेपरेट करने के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं। क्यों? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है क्योंकि अमीनो एसिड के साथ दो पॉइंट है। एक तो अमीनो एसिड क्या होते हैं कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो हाईली पोलर होते हैं। क्या होते हैं? हाईली पोलर होते हैं। दूसरा एक वो होता है कि वो ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके लिए क्या होता है कि इनके लिए एक स्पेशल जो हमारे रूटीन जो गैस और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, इससे हम नहीं कर सकते। इनके लिए इसमें हमें ये पोलैरिटी और चार्ज की वजह से स्पेशलाइज्ड टेक्निक चाहिए होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका रीज़न हम देखेंगे। अमीनो एसिड्स आर हाई पोलर सब्सटेंस, ये सही बात है। अमीनो एसिड्स आर लो पोलैरिटी, नहीं। अमीनो एसिड्स नॉन पोलर, नहीं। लो चार्ज, नहीं। अमीनो एसिड हर हाई पोलर होते हैं और उसमें चार्ज होता है, इसीलिए हम इसको कर नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वन ऑफ द प्रिंसिपल्स अपॉन विच एन एचपीएलसी डिटेक्टर फंक्शन, मतलब एक ऐसा प्रिंसिपल जिस पे एचपीएलसी डिटेक्टर जो है वो फंक्शन करता है। ठीक है, रिडॉक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट इज द बेसिस फॉर फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर। फ्लोरीमेट्रिक डिटेक्टर हैज हाई सेलेक्टिविटी एंड लो सेंसिटिविटी। स्मॉल डिफरेंस इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मोबाइल फेस permits precise measurement in reflective index detectors and UV detector function based on its ability to detect। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑप्शन है। अब एचपीएलसी डिटेक्टर कुछ प्रिंसिपल्स पे रिलाई करते हैं। जो एक मेन प्रिंसिपल है वो क्या है? रिडॉक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट्स, जो क्या अंडरलाइन करता है कि फंक्शनिंग ऑफ इसका इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स को। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जो सेंसिटिविटी ऑफ द डिटेक्टर है वो किसी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बेसिस पे वो एनालिसिस के टाइम पे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपको अपने आंसर जो है वो चैट बॉक्स में भी लिखने जाने हैं। ठीक है, और साथ में एट द एंड आपके कितने मार्क्स बनेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज टू डिटेक्ट द पॉलीमॉर्फ। नहीं यूजफुल है, नॉट पूछा है ना, तो नॉट में कौन सा होता है कि हमारे पास ऑप्शन पूछा है कि डीएससी, एचपीएलसी, पीएक्सआरडी या मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन है लाइक एचपीएलसी हो गया, पीएक्सआरडी हो गया और मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन, ये क्या होता है कि ये हमेशा हमें पॉलीमॉर्फ के बारे में बता देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो चेंज है वो पता कर सकते हैं। बट डीएससी ऑलवेज हमारे लिए एक स्टेबल टेक्निक नहीं, मतलब एक रिलायबल टेक्निक नहीं होती है जिससे हम लोग क्या करें, डीएससी मतलब डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, जिससे हम लोग की पॉलीमॉर्फ का पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो, सॉरी सी करूँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ इथाइल आइसोपेंटाइल ईस्टर ऑफ डाईथाइल मेलोनिक एसिड विथ यूरिया, ये कहाँ पे आ गया? अच्छा ओके, सॉरी ये थोड़ा रॉन्ग क्वेश्चन आ गया, ये मेडिकेम का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये यहाँ क्रोमेटोग्राफी में नहीं होगा, ये मेडिकेम का क्वेश्चन बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो मैं आंसर बता दूँगा आपका, एमाइलो बारबिटोन होता है। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे मेडिकेम के टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे इसको ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द डिफिकल्टीज ऑफ द लॉन्ग इल्यूशन टाइम and poor resolution in complex mixture can be overcome by modification of the elution analysis known। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर जो हमारा लॉन्ग इल्यूशन टाइम और पुअर रिजोल्यूशन दो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मिक्सचर्स में, तो उसको हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि क्या एनालिसिस या क्या मॉडिफिकेशन करके, आइसोक्रेटिक इल्यूशन एनालिसिस करें, ग्रेडियंट इल्यूशन एनालिसिस करें, या डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस करें, या फ्रंट एनालिसिस करें, तो क्या एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमारा ग्रेडियंट इल्यूशन एनालिसिस है, इसमें क्या होता है? इसमें हमारा होता है कि इफ ये ग्रेडियंट इल्यूशन इंप्रूव्स द सेपरेशन एफिशिएंसी बाय ग्रेजुअली चेंजिंग द मोबाइल फेस कंपोजिशन, रिड्यूसिंग द इल्यूशन टाइम, एनहांसिंग द रिजोल्यूशन। मतलब क्या है कि जो ग्रेडियंट इल्यूशन है ये क्या करता है कि हमारा सेपरेशन एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। कैसे? कि ये धीरे धीरे करके मोबाइल फेस का जो कंपोजिशन है वो चेंज करता है। अब जब मोबाइल फेस का कंपोजिशन चेंज होगा तो उसके बेसिस पे क्या होगा कि जो इल्यूशन टाइम है वो कम हो जाएगा और जो रिजोल्यूशन है वो बढ़ जाएगा।
तो हम किसके थ्रू उसको डिटरमाइन करते हैं, ग्रेडियंट इल्यूशन एनालिसिस। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ द लिक्विड एक्सट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन। अब लिक्विड जो एक्सट्रैक्शन होता है उसका जो प्रिंसिपल होता है वो किस पे बेस्ड होता है, ठीक, सिंपल सी बात है, लिक्विड है। अब यहाँ पे एड्जॉर्प्शन, अगर सॉलिड लिक्विड होता तो एड्जॉर्प्शन होता है, लिक्विड जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, वो उनके पार्टीशन पे बेस्ड करता है, ठीक है, पार्टीशनिंग, जिससे क्या होता है कि जो इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में जो सॉलिड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो उनकी पार्टीशनिंग पे बेस्ड होता है, लिक्विड सेपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ द गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। अब गैस और लिक्विड क्रोमैटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो क्या बेस्ड होता है, पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी या आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। तो जो गैस और लिक्विड है, जैसे अभी हमने देखा कि लिक्विड किस पे बेस्ड है, वो भी पार्टीशन पे बेस्ड है। तो जो गैस और लिक्विड है वो भी क्या होता है कि वो भी पार्टीशन के भी बेस्ड होता है, जिसमें क्या होता है जो हमारा एनालाइट है वो या तो गैस में जाएगा या तो हमारे किस में जाएगा, गैस, मोबाइल फेज गैस होती है, लिक्विड फेज क्या, स्टेशनरी फेज क्या होता है, लिक्विड होता है। तो जो मोबाइल फेज में जाएगा या मोबाइल फेज में या स्टेशनरी फेज के थ्रू जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैस होती है वो क्या होती है, वो होती है मोबाइल फेज, और जो लिक्विड होता है वो हमारा क्या होता है, स्टेशनरी फेज होता है, गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट डिटरमाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। ऐसी कौन सी इसमें टेक्निक है, नॉट पूछा है कि कौन सी टेक्निक है जो प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं करती है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, डायरेक्ट क्रिस्टलोग्राफी, HPLC और NMR। अब देखो HPLC इसमें एक ऐसी चीज़ है कि ये प्रोटीन्स को सेपरेट तो कर देती है, उसके कंपोनेंट्स को ये सेपरेट तो कर देगी HPLC, बट क्या होता है कि जो कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर है वो HPLC से हमें थोड़ा नहीं मिल पाता, ठीक है। तो HPLC हमारा कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर नहीं दे पाता, तो यहाँ नॉट बताना था, तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HPTLC की बात हुई है, यहाँ पे किसकी बात हुई, HPTLC। HPTLC मतलब क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। अब HPTLC इज यूजफुल इन फॉर विच पर्पस इन हर्बल एनालिसिस। अब हर्बल एनालिसिस में HPLC के लिए किस पर्पस के लिए यूज हुआ है। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, इसमें से मल्टीपल करेक्ट है, MSQ है, ठीक है, ये मल्टीपल करेक्ट है, नीचे दिया होता है ऑप्शन ABCD ऑल करेक्ट, ऐसा ऑप्शन दिया है। तो जो HPTLC होता है ये क्या होता है कि क्वांटिटेटिव मार्कर एस्टिमेशन के लिए यूज होता है, ऑथेंटिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट, पेस्टिसाइड डिटेक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल, ये सभी के लिए उसमें यूज होता है। तो ABCD ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट होगा। अब यहाँ पे एक डिफरेंस होता है, ठीक है, एक हमारी होती है नॉर्मल TLC, एक होती है HPTLC, ठीक है। इसमें एक बेसिक कुछ डिफरेंसेस होते हैं कि नॉर्मल TLC जो होती है ये हमारी मैनुअल होती है, HPTLC जो होती है ये हमारी इंस्ट्रूमेंटल होती है, ठीक है। और जो नॉर्मल HPLC होती है इसकी इफिशियंसी क्या होती है, लेस इफिशियंट होती है, ये हमारी हाई इफिशियंट होती है। और हमारी जो मीन पार्टिकल साइज होती है जो इसमें निकालते हैं वो कितना होता है, 10 to 12 माइक्रोन मीटर का होता है, और जबकि हमारा इसमें जो होता है 5 to 6 माइक्रोन मीटर तक का डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब हाई इफिशिएंट हो गया। फिर इसकी जो लेयर की थिकनेस होती है, इसकी लेयर की थिकनेस होती है 250 माइक्रोन मीटर की, इसकी लेयर की थिकनेस कितनी होती है, 100 माइक्रोन मीटर की होती है, ठीक है। और इसकी जो प्लेट की हाइट होती है वो कितनी होती है, वो होती है 30 माइक्रोन मीटर की, और इसकी जो प्लेट हाइट होती है वो कितनी होती है, वो 12 माइक्रोन मीटर की होती है, ठीक है। तो ये सारे कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो मैंने बताया, ठीक है। ओके, HPTLC की बात हुई। अब HPTLC में 2 चीज़ें होती हैं कि अगर HPTLC में हमारा नॉर्मल फेज क्रोमैटोग्राफी है, नॉर्मल फेज है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और अगर हमारा रिवर्स फेज है HPTLC तो हम लोग उसमें पोलर सॉल्वेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्मल अगर HPTLC तो कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, या हमारी रिवर्स फेज HPTLC तो कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच, अब देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, विच मॉडिफिकेशन इन इल्यूशन एनालिसिस कैन ओवरकम द लॉन्ग इल्यूशन टाइम एंड पुअर रिजोल्यूशन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। तो PYQ हर जगह बेनिफिशियल है, तो आइसोक्रेटिक इल्यूशन, ग्रेडियंट इल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस या फ्रंट एनालिसिस। अभी हमने देखा क्या होता है, वो ग्रेडियंट इल्यूशन होता है, ठीक है, ये हमने सेम चीज़ देख चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट 10 क्वेश्चंस थे, बहुत छोटा टॉपिक था बट इंपॉर्टेंट थे। अब मैं कुछ और पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको क्या होता है क्रोमैटोग्राफी में आपको पता होने चाहिए, जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर लो कि आप जैसे स्टेशनरी फेजेस और मोबाइल फेजेस, लाइक जिसमें भी लाइक TLC हो गया, उस HPLC हो गया, सब में स्टेशनरी फेज कौन से यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, कॉमन, और मोबाइल फेजेस कौन से यूज़ होते हैं, इनके बारे में आप एक लिस्ट बना लो, अच्छे से इनको कर लो। फिर उसके बाद कॉलम्स की बात कर लो कि जो कॉलम्स होते हैं वो किस मटेरियल से बने होते हैं, और डिटेक्टर्स कौन से होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डिटेक्टर्स कौन से होते हैं, इनको अच्छे से कर लो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि GPAT में तो आएगा, साथ में नाइकर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, डिटेक्टर्स और वो सारी चीज़ें आप अच्छे से कर लो।
ठीक। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिन पे आपको अच्छे से फोकस करना है। ठीक। तो ये कंप्लीट वीडियो था। इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ में ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। व्हाट्सअप ग्रुप जाके ज्वाइन करो क्योंकि क्लासेस की अपडेट्स मैं वहीं डालता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए हमारे जो क्रैश कोर्स है बाकी लेक्चर्स के तो आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। और अगर आपको ये PYQs ईयर बाई ईयर सॉल्व करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, ये हमारी वेबसाइट पर है फिर उस पर आप यूज़र पैनल पर रजिस्टर करके ईजिली सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है यूज़र पैनल में रजिस्टर करने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, मैंने एक चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है इसके लिए जो आप देख के रजिस्टर कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।